We shall completely destroy Japan's power to make war. 6 अगस्त 1945 को बोइंग B-29 फ्लाइंग फोर्स ने 64 किलोग्राम यूरेनियम के साथ एक बंदूक की तरह का परमाणु बम गिराया जिसका नाम था लिटिल बॉय। $15,000 टन TNT के बराबर के विस्फोट से लगभग 17,000 लोग मारे गए थे और अगले महीने में दूसरे 17,000 लोग जलने और रेडिएशन पॉइजनिंग से मारे जाएंगे। August 9th, 1945, a United States Army Air Force B-29 dropped a 10,000-pound plutonium bomb nicknamed Fat Man. इसमें अंदाजन 80,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। हिरोशिमा और नागासाकी की बमबारी में मारे गए 2,25,000 लोगों में से 95% से ज्यादा सिविलियंस थे और ज़्यादातर महिलाएं और बच्चे थे। 1965 में ट्रिनिटी टेस्ट के बाद के मूवमेंट्स को याद करते हुए ओपेनहाइमर ने कहा कि उन्हें उस वक्त गीता के एक श्लोक का ख्याल आया। Now I am become death, the destroyer of worlds. जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर अब तक के सबसे बड़े और ज़रूरी फिजिसिस्ट हैं। उन्होंने कभी नोबेल प्राइज़ नहीं जीता, लेकिन उन्होंने नोबेल प्राइज़ विनर्स की तुलना में ज़्यादा दुनिया को बदल डाला। उनकी लीडरशिप में 20वीं सदी के बेस्ट फिजिसिस्ट ने इतिहास की दिशा को हमेशा के लिए बदलकर परमाणु बम बनाया था। उन्होंने दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद से छेड़े गए हर युद्ध और तय की गई हर शांति को इफेक्ट किया है। उन्होंने ह्यूमैनिटी के लिए खुद को खत्म करने का एक नया रास्ता भी बनाया है। ये वीडियो इस बारे में है कि परमाणु बम कैसे बनाया जाए और ओपेनहाइमर की लाइफ कैसी थी और क्यों सीरियस साइंटिस्ट इस बात से परेशान थे कि परमाणु विस्फोट से एटमॉस्फेयर में आग लग जाएगी जिससे पृथ्वी पर सारा जीवन खत्म हो जाएगा। साल 1925 में जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर 21 साल के थे तो उन्होंने अपने फिजिक्स ट्यूटर की मेज पर जहरीले रसायनों से सना हुआ एक सेब रख दिया था। असल में उनके ट्यूटर पैट्रिक ब्लैंकेट एक एक्सपेरिमेंटलिस्ट थे और उन्होंने ओपेनहाइमर को और ज़्यादा लैब एक्सपेरिमेंट करने के लिए परेशान किया था क्योंकि उन्हें लगता था कि रॉबर्ट एक्सपेरिमेंटल कामों में ज़्यादा अच्छे नहीं थे और उन दिनों ओपेनहाइमर पहले से ही जे थॉमसन की बेसमेंट लैब के एक कोने में अपने दिन बिता रहे थे। असल में वहाँ वो वेलेरियम की पतली फिल्में बनाने की कोशिश कर रहे थे जिनका इस्तेमाल इलेक्ट्रॉन्स को समझने के लिए किया जाता था, लेकिन ओपेनहाइमर इस काम को भी सही ढंग से नहीं कर पा रहे थे। इसलिए लैब के कामों से बचकर वो अपना ज़्यादा टाइम लेक्चर सुनने और फिजिक्स जर्नल्स पढ़ने में बिताने लगे, जिससे ओपेनहाइमर क्वांटम मैकेनिक्स जैसे नए फील्ड की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे थे। रदरफोर्ड और चैडविक जैसे ब्रिलियंट फिजिसिस्ट इस पर काफ़ी तेजी से काम कर रहे थे, लेकिन ओपेनहाइमर बहुत दुखी थे। उन्होंने लिखा कि मेरा समय बहुत ही खराब चल रहा है, प्रयोगशाला का काम बहुत ही बोरियत भरा है और मैं इसमें इतना बुरा हूँ कि ये महसूस करना बहुत ही मुश्किल है कि मैं इससे कुछ सीख भी रहा हूँ या नहीं। ओपेनहाइमर काफ़ी मानसिक परेशानियों से गुजर रहे थे और इसी कंडीशन में उन्होंने ब्लैंकेट को जहर देने की कोशिश की थी। खैर, ओपेनहाइमर ने साइनाइड या लैब में मिली किसी चीज़ का इस्तेमाल किया था जिससे ब्लैंकेट बीमार हो सकते थे। ऐसी कॉन्फ्लिक्ट रिपोर्ट्स इतिहास से गायब हो चुकी हैं, लेकिन ओपेनहाइमर ने खुद इसे एक्सेप्ट किया है। लकीली ब्लैंकेट ने सेब नहीं खाया, लेकिन जहर देने की जानकारी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज को हो गई। रॉबर्ट के फादर जूलियस ओपेनहाइमर ने कैम्ब्रिज से रॉबर्ट पर क्रिमिनल चार्जेस न लगाने के लिए मनाया और अपने परिवार की संपत्ति के कारण रॉबर्ट को भी कैम्ब्रिज से इस शर्त पर नहीं निकाला गया कि वो लंदन में एक साइकेट्रिस्ट से समय समय पर काउंसलिंग लेंगे। 1926 की गर्मियों में रॉबर्ट यूनिवर्सिटी ऑफ गोटिंगन गए, जिसके चेयरमैन मैक्स बॉर्न थे, जिन्होंने 2 साल पहले ही क्वांटम मैकेनिक्स टर्म फिजिक्स में जोड़ा था। साथ ही उन्होंने वर्नर हाइजेनबर्ग, वॉल्फगैंग पाउली, एनरिको फर्मी और यूजीन विग्नर के काम को काफी निखारने में मदद की थी। ये सब के सब असल में क्वांटम मैकेनिक्स के एक्सपर्ट थे। ऊपर से ओपेनहाइमर भी जिस क्लास में थे उसमें भी पॉल डिरैक और जॉन वॉन न्यूमैन जैसे दिग्गज शामिल थे। जहां कैम्ब्रिज एकेडमिक कल्चर और एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स की बात करता था, वही गोटिंगन पूरी तरह से थियोरेटिकल फिजिक्स के बारे में था और मैक्स बॉर्न की सलाह के तहत ओपेनहाइमर का करियर वहीं से शुरू हुआ था। उनके मानसिक स्वास्थ्य में सुधार हुआ और उन्हें ऐसे लोगों का एक ग्रुप मिला जो फिजिक्स के प्रति उतने ही जुनूनी थे जितना कि वो थे। 14 नवंबर 1926 को रॉबर्ट ने अपने छोटे भाई फ्रैंक को लिखा, आप गोटिंगन को पसंद करेंगे, मुझे यह काम कठिन लगता है, भगवान का शुक्र है और लगभग सुखद भी है। रॉबर्ट यहाँ काफी फल फूल रहे थे और उनके टैलेंट को भी पहचान मिल रही थी, जिसके लिए वॉर्न ने बाद में लिखा था कि रॉबर्ट महान प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे और उन्हें अपनी श्रेष्ठता का एक तरह से एहसास था जो शर्मनाक था और परेशानी का कारण भी वही बना था। जब ओपेनहाइमर 23 साल के थे तब उन्होंने फिजिक्स में PhD के साथ ग्रेजुएशन पूरी कर ली थी। साथ ही उन्होंने कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम के
क्वांटम सिद्धांत पर जर्मनी भाषा में अपनी थीसिस लिखी थी। आप ये कह सकते हैं कि कुल मिलाकर गोटिंगन में 2 साल में उन्होंने 1 दर्जन से ज्यादा फिजिक्स पर पेपर पब्लिश कर दिए थे। उनमें से कई थीसिस ने वर्नर हाइजेनबर्ग के काम को विस्तार किया, जो ओपेनहाइमर से महज 3 साल ही बड़े थे। दोनों 1927 में मिले, जब उसी साल हाइजेनबर्ग ने क्वांटम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पर अपना ग्रुप ब्रेकिंग पेपर पब्लिश किया था। कई सालों तक ये जोड़ी काफी अच्छी बनी रही, लेकिन उस टाइम तक किसी को भी नहीं पता था कि 15 साल बाद दोनों के ही परमाणु बम बनाने में एक दूसरे के कॉम्पिटिटर बन जाएंगे। यानी यूएसए के लिए ओपेनहाइमर और नाजी जर्मनी के लिए हाइजेनबर्ग। उस समय यह सोचा गया था कि रेडियो एक्टिव एटम से जरूरी मात्रा में ऊर्जा हासिल करना असंभव था। 1890 के दशक के अंत में हेनरी बैकरेल, मैरी क्यूरी और पीरे क्यूरी द्वारा रेडियो एक्टिविटी की खोज के बाद से यह पता चल चुका था कि रेडियो एक्टिविटी एक निष्क्रिय प्रक्रिया थी, क्योंकि अनस्टेबल एटम्स बस रैंडम और अनप्रेडिक्टेबल टाइम्स पर खुद को खत्म करते हैं और इन्हें कंट्रोल करने का कोई तरीका नहीं था। 1933 में कैम्ब्रिज से ओपेनहाइमर के पुराने बॉस अनड्रेस रदरफोर्ड ने लिखा था कि जो कोई भी इन परमाणुओं के परिवर्तन से शक्ति के स्रोत की उम्मीद करता है वह चांदनी की बात कर रहा है। ठीक उसी साल एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी कहा था कि ऐसा कोई संकेत नहीं है कि परमाणु ऊर्जा कभी भी प्राप्त की जा सकेगी। अब परमाणु बम बनाने के लिए सबसे जरूरी था कि एटम को अपनी इच्छा अनुसार तोड़ा जाए, तभी ये पॉसिबल है। तो आप एक एटॉमिक न्यूक्लियस को कैसे तोड़ेंगे? इसे समझने के लिए आप एक प्रोटॉन ले सकते हैं और इसे एक बड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड के माध्यम से इसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं और फिर इसे एक न्यूक्लियस से तोड़ सकते हैं। यहाँ बिल्कुल वैसा ही है जैसा जॉन कॉकक्रॉफ्ट और अर्नेस्ट बोल्टन ने 1932 में किया था। उन्होंने प्रोटॉन को लिथियम न्यूक्लियाई से तेजी से छोड़ा, जिससे वे अलग हो गए। इसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था। लेकिन एक प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है, इसलिए इसे सभी न्यूक्लियाई से तेजी से गुजारा जाता है जो खुद भी पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। इसलिए उन्हें इस वादा पर काबू पाने की आशा देने के लिए कॉकक्रॉफ्ट और बोल्टन को प्रोटॉन को तेज करने के लिए 2.5 लाख वोल्ट का इस्तेमाल करना पड़ा था। फिर भी 1 अरब प्रोटॉन में से केवल एक ही वास्तव में लिथियम न्यूक्लियस से टकराता है और विभाजित होता है। इसलिए यह भी जरूरी ऊर्जा हासिल करने का अच्छा तरीका नहीं होगा। लेकिन एक तरीका है। 1932 में न्यूट्रॉन की खोज की गई थी, जो कि एक सब एटॉमिक पार्टिकल है जो एक प्रोटॉन से लगभग 0.1% भारी है और इसमें कोई इलेक्ट्रिक चार्ज भी नहीं होता। इसलिए एक न्यूट्रॉन एक न्यूक्लियस से अट्रैक्ट नहीं होगा। और 1933 में लियो लेज़ार्ड इस बारे में सोच रहे थे कि आप न्यूक्लियाई को अलग करने के लिए न्यूट्रॉन का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, अचानक मेरे दिमाग में यह ख्याल आया है कि अगर हम एक ऐसा एलिमेंट खोज सके जो न्यूट्रॉन से भी अलग हो सके और जो एक न्यूट्रॉन को ऊर्जा देने पर 2 न्यूट्रॉन छोड़ता हो, तो ऐसा एलिमेंट अगर पर्याप्त रूप से बड़े द्रव्यमान में इकट्ठा हो जाए तो न्यूक्लियर चेन रिएक्शन पॉसिबल हो सकता है। आसान शब्दों में कहें तो इसमें एक एटम 2 में बट जाएगा और 2-3 न्यूट्रॉन एक्स्ट्रा मिल जाएंगे जो दूसरे एटम से टकराएंगे और ऐसे ही एक बड़ा न्यूक्लियर चेन रिएक्शन शुरू हो जाएगा। लेकिन परेशानी ये थी कि उस समय तक ऐसे एलिमेंट की खोज नहीं हुई थी। 29 जनवरी 1939 को लुइस अल्वारेज, जो कि एक होनहार यंग फिजिसिस्ट थे, जो सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल पढ़ते समय बाल कटवा रहे थे और बाल कटवाने के बीच में ही अचानक वह कुर्सी से उठकर ओपेनहाइमर के ऑफिस की तरफ भागे। असल में अल्वारेज ने एक आर्टिकल पढ़ा था कि कैसे 2 जर्मन केमिस्ट ऑटो हेन और फ्रिट्ज स्ट्रैसमैन ने न्यूट्रॉन के साथ बमबारी करके यूरेनियम के एक एटम को सक्सेसफुली अलग कर दिया है। लेकिन ओपेनहाइमर यह खबर सुनकर इंप्रेस नहीं थे, क्योंकि उस टाइम तक यह इम्पॉसिबल था। उन्होंने कथित तौर पर यंग अल्वारेज को अपने ब्लैक बोर्ड पर मैथमेटिकल टर्म से साबित करके दिखाया कि फ्यूजन हासिल क्यों नहीं किया जा सकता। लेकिन अगले दिन अल्वारेज ने प्रयोग दोबारा दोहराया और ओपेनहाइमर को इसे देखने के लिए बुलाया। 15 मिनट से भी कम समय में वह न केवल सहमत हुए कि रिएक्शन ऑथेंटिक था, बल्कि यह भी अनुमान लगाया कि इस रिएक्शन में एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स भी बनेंगे। इसका इस्तेमाल ज्यादा यूरेनियम के एटम्स को अलग करने में किया जा सकता है और इस तरह इससे बिजली बनाई जा सकती है या फिर बम भी बनाया जा सकता है। असल में जब यूरेनियम 235 का एक एटम अलग होता है तो उसका थोड़ा सा द्रव्यमान कम हो जाता है, जो एनर्जी में बदलकर बाहर निकलता है। आइंस्टाइन की मास एनर्जी इक्वेशन के बाद एनर्जी एक छोटी सी मात्रा होती है, जो कागज के एक टुकड़े जितनी मोटी रेत के एक कण को उठाने के लिए जरूरी मात्रा से लगभग 20 गुना कम होती है। लेकिन दोस्तों, एटम्स भी काफी छोटे होते हैं। यूरेनियम की 1 किलोग्राम गांठ में लगभग 1 खरब एटम्स हो सकते हैं। इसी वजह से एनर्जी बहुत तेजी से बढ़ती चली जाती है। खैर, जल्दी 1939 के अगस्त में लगभग हर किसी को विश्वास हो चुका था कि आइंस्टाइन, जो सिर्फ 6 साल पहले मानते थे कि न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाना इम्पॉसिबल था, उन्होंने खुद राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को एड्रेस करते हुए फिक्र जताई थी, जिसमें परमाणु हथियार की संभावना के बारे में चेतावनी दी गई थी। इसमें यह भी बताया गया था कि जर्मनी के चेकोस्लोवाकिया की खदानों में यूरेनियम मौजूद है, जिस पर हाल ही में नाजियों ने कब्जा कर लिया था। राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने इस पर चर्चा के लिए एक अनौपचारिक यूरेनियम कमेटी की शुरुआत की, लेकिन फिर भी 2 साल तक कुछ भी नहीं हो पाया। 1941 में रूजवेल्ट ने अनौपचारिक यूरेनियम कमेटी को S1 कमेटी में अपग्रेड किया, जो सीधे व्हाइट हाउस को रिपोर्ट करती थी।
इसका मकसद एक परमाणु बम विकसित करना था और मई 1942 में ओपेनहाइमर को प्रोजेक्ट लीडर के रूप में कमेटी में नियुक्त किया गया था। पर यहाँ पर सवाल ये आता है कि इतने सारे होनहार वैज्ञानिकों के होने के बावजूद सिर्फ उन्हें ही क्यों चुना गया था। खैर, अपनी पीएचडी पूरी करने के बाद ओपेनहाइमर फिजिक्स के प्रोफेसर बन चुके थे, पहले यूसी बर्कले में और फिर कैलटेक में। मैक्स बॉर्न की निगरानी में उन्होंने जो टैलेंट दिखाया था वो काफी काम में भी आ रहा था। वास्तव में ये काफी कमाल की बात थी, लेकिन साथ ही ये अजीब फिजिक्स करियर के रूप में भी विकसित हुई थी। असल में अपनी पीएचडी पूरी करने के बाद 15 साल में ओपेनहाइमर ने न्यूक्लियर फिजिक्स से लेकर क्वांटम फील्ड थ्योरी और यहाँ तक कि एस्ट्रोफिजिक्स तक हर चीज में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। उनके पास कई नोबेल प्राइज विनिंग आइडियाज थे। उनके स्टूडेंट्स में से एक बिल स्लैब नोबेल प्राइज विनर थे, लेकिन ओपेनहाइमर खुद 3 बार नॉमिनेट हुए थे, लेकिन वास्तव में कभी नोबेल प्राइज जीत नहीं पाए। जब मरे गेल-मैन से पूछा गया कि उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि ओपेनहाइमर कभी नोबेल प्राइज नहीं जीत सकते, तो मरे गेल-मैन ने कहा कि उनके पास सिट्ज़फ्लिक नहीं था। असल में ये एक जर्मन शब्द है जिसका मतलब होता है बैठा हुआ मांस, यानी लंबे समय तक कुर्सी पर बैठकर कठिन काम करना। इसका सीधा सा मतलब था कि उन्होंने कभी भी लंबा पेपर नहीं लिखा या लंबी कैलकुलेशन नहीं की थी। साथ ही ओपेनहाइमर में सब्र की भी कमी थी। वोल्फगैंग पाउली ने यह भी कहा था कि ओपेनहाइमर की सोच बहुत अच्छी है, लेकिन उनकी कैलकुलेशन हमेशा गलत होती है। लेकिन ओपेनहाइमर लोगों के साथ अद्भुत थे। वह एक स्वाभाविक और करिश्माई नेता थे, और ये काफी संयोजन की बात है कि उनका करिश्मा और महान सोच रखने की उनकी क्षमता उन्हें जीवन के अगले चरण में उनके काम आई। 18 सितंबर 1942 को जनरल लेस्ली ग्रोव्स को मैनहट्टन प्रोजेक्ट का सारा काम सौंपा गया। I was responsible for the development of the atomic bomb. पहले दिन उन्होंने 1200 टन यूरेनियम का ऑर्डर दिया और अगले दिन उन्होंने ऑकरेज साइट खरीदने का आदेश दिया जहां यह एक्सपेरिमेंट सारा होना था। अगले महीने उन्होंने जल्दी ही स्थापित होने वाली लॉस अलामोस लेबोरेटरी के साइंस डायरेक्टर के रूप में ओपेनहाइमर को चुना। ओपेनहाइमर हाल ही में परमाणु बम के चीफ आर्किटेक्ट के रूप में चुने गए थे। फिर भी कई लोगों को फिक्र थी कि ओपेनहाइमर के पास कोई नोबेल प्राइज तो है नहीं, तो क्या इस परियोजना के लिए काम पर रखे गए बड़े वैज्ञानिक ओपेनहाइमर की बात मानेंगे या फिर उनकी राय का सम्मान करेंगे। साथ ही ओपेनहाइमर को भी इस तरह की बड़ी परियोजना पर कोई भी पुराना एक्सपीरियंस नहीं था। इसके अलावा वो एक थियोरेटिकल फिजिसिस्ट ही थे। तो एसिडोर रवि के अकॉर्डिंग ओपेनहाइमर बहुत ही इम्प्रैक्टिकल इंसान थे। उन्हें उपकरणों के बारे में कुछ भी नहीं पता था, और फिर ओपेनहाइमर की राजनीतिक रुख भी परेशानी थी। असल में उनका कम्युनिस्ट पार्टी से संबंध था, जिसमें उनकी पत्नी कैथरीन भी शामिल हुई थी, जो उस समय की पार्टी की मेंबर भी रह चुकी थी। लेकिन मैनहट्टन प्रोजेक्ट के हेड ग्रोव्स ओपेनहाइमर से काफी इंप्रेस थे। साथ ही वो ये भी जानते थे कि ओपेनहाइमर न केवल फिजिक्स बल्कि रसायन विज्ञान, इंजीनियरिंग और धातु विज्ञान की समस्याओं को समझने की क्षमता रखते हैं। ग्रोव्स ओपेनहाइमर को एक रियल जीनियस मानते थे। ग्रोव्स ने एक मीटिंग में कहा था कि ओपेनहाइमर को हर चीज के बारे में पता है, आप बस उनसे सवाल करिए और वो उसी सब्जेक्ट के बारे में आपसे बहुत देर तक बात कर सकते हैं या फिर सोल्यूशन दे सकते हैं। हालांकि वो अलग बात है कि ओपेनहाइमर इस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। ऊपर से आइडियोलॉजिकली ओपेनहाइमर एक कम्युनिस्ट थे और ग्रोव्स एक कट्टर रूढ़िवादी थे। लेकिन ग्रोव्स को यकीन था कि ओपेनहाइमर ही वो इंसान है जो नाजियों से पहले परमाणु बम बनाएंगे, और यही सबसे ज्यादा मायने रखता है। इसिडोर रवि ने बाद में एक कमेंट किया था कि इस पोजीशन के लिए ओपेनहाइमर को नियुक्त करना जनरल ग्रोव्स की ओर से जीनियस का एक रियल स्ट्रोक है, जिन्हें आमतौर पर जीनियस नहीं माना जाता था। मैनहट्टन प्रोजेक्ट को सीक्रेटली दुश्मन के हमले से सुरक्षित रखने के लिए कहीं अलग थलग एक जगह की जरूरत थी, ऐसी जगह जहां बहुत कम आबादी हो। ऐसे में ओपेनहाइमर ने लॉस अलामोस, न्यू मैक्सिको के बारे में बताया, जो कि उनकी सबसे फेवरेट जगह थी, क्योंकि जब वो 20 साल के थे तब उन्हें न्यू मैक्सिको के पहाड़ों के हास डेजर्ट से प्यार हो चुका था। 1929 में ओपेनहाइमर ने एक मित्र को लिखा था कि मेरे दो महान प्रेम भौतिकी और न्यू मैक्सिको हैं, और ये अफसोस की बात है कि उन्हें जोड़ा नहीं जा सकता। खैर 1943 में ओपेनहाइमर ने अनुमान लगाया कि बम बनाने के लिए उन्हें मुट्ठीभर इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस के साथ साथ लगभग 6 वैज्ञानिकों की जरूरत है। वह परिणाम के 2 मैग्नीट्यूड से दूर था। 764 वैज्ञानिक मैनहट्टन प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहे थे, जिसमें 302 लॉस अलामोस साइट पर काम करेंगे। आप ये लगा लो लगभग परमाणु बम को बनाने के लिए कुल मिलाकर 6 लाख से भी ज्यादा लोग शामिल थे। दोस्तों, इस पॉइंट तक परमाणु बम बनाना असंभव नहीं लगता था। इसकी संभावना लग रही थी कि अब बन जाएगा। 2 दिसंबर 1942 को एनरिको फर्मी की लीडरशिप में यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के फिजिसिस्ट की एक टीम ने दुनिया का पहला आर्टिफिशियल न्यूक्लियर रिएक्टर पाइल 1 बनाया। इसमें 45 टन यूरेनियम ऑक्साइड और 330 टन ग्रेफाइट ब्लॉक शामिल थे, और यह सब कुछ फुटबॉल मैदान के स्टैंड के नीचे किया जा रहा था। इसमें लगभग आधा वाट बिजली पैदा होती थी। और ये बेसिक सी बात है कि अगर आप न्यूक्लियर पावर प्लांट बना सकते हैं तो एक बॉम्ब भी बनाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि इन दोनों के बीच सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि कितने न्यूट्रॉन अगले एटम से टकराते हैं, जिससे वो अलग हो जाते हैं और इससे एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन बनते हैं। अगर उनका नंबर सिर्फ 1 है तो एक
सेल्फ सब्सटेंस चेन रिएक्शन होगा और ये आगे नहीं बढ़ेगा। और अगर ये 1 से कम है तो रिएक्शन वही खत्म हो जाएगा, और अगर 1 से ज़्यादा है तो रिएक्शन भी उसी के साथ बढ़ता चला जाएगा। इस रिएक्शन को मल्टीप्लिकेशन फैक्टर K माना जाता है। इसे आप आसान भाषा में कोरोना वायरस की तरह समझ सकते हैं। 1 से ही 2 में और 2 से ज़्यादा लोगों में महामारी फैलती चली जाती है। खैर, परमाणु बम बनाने का सबसे आसान तरीका ये है कि सही मात्रा में फ्यूजन मटेरियल एक साथ पास कर लिया जाए ताकि एक लगातार चलने वाला चेन रिएक्शन पैदा हो। इस अमाउंट को क्रिटिकल मास के रूप में जाना जाता है। यूरेनियम 235 के साथ लगभग 52 किलोग्राम की जरूरत होती है, जो लगभग 17 सेंटीमीटर व्यास वाला एक गोला बनाता है। वहीं अगर प्लूटोनियम 239 का इस्तेमाल करें तो क्रिटिकल मास बहुत छोटा होगा, केवल 10 किलोग्राम के आसपास, जो केवल 10 सेंटीमीटर चौड़ा एक गोला बनाएगा। पहले के कुछ सालों तक वैज्ञानिकों ने बंदूक जैसे डिजाइन वाले बम पर काम किया। एक बंदूक की तरह के बम के अंदर आपके पास यूरेनियम 235 के 2 स्लैब होते हैं, जो दोनों ही जरूरी क्रिटिकल मास के नीचे होते हैं। फिर कॉर्डाइट जैसे एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल करके तेजी से एक दूसरे की ओर फायर किया जाता है, जो संयुक्त द्रव्यमान क्रिटिकल मास से ज़्यादा है। वो जब यूरेनियम गोली लगभग 25 सेंटीमीटर दूर होती है तो न्यूक्लियर चेन रिएक्शन शुरू कर देती है, जिसकी वजह से एक एटॉमिक धमाका होता है। आसान से दिखने वाले इस डिज़ाइन में भी एक परेशानी थी कि यूरेनियम केवल एक छोटी परसेंटेज फ्यूजन से ही गुजरती है, इसलिए बम भी लिमिटेड बनाए जा पाते हैं। साथ ही कुछ और परेशानियां भी हैं, जैसे कि ये कैसे पक्का किया जाए कि यूरेनियम बैरल के जरिए आसानी से फिसल जाए। इसके लिए बैरल को चिकना करने के लिए तेल का इस्तेमाल किया गया, लेकिन वैज्ञानिकों द्वारा आजमाए गए सभी सिंथेटिक ऑयल सूख जाते थे। लास्ट में उन्हें जो एकमात्र तेल मिला जो काम कर सकता था वो स्पर्म व्हेल का तेल था। दोस्तों, नेचर में पाए जाने वाले यूरेनियम का केवल 0.7% ही यूरेनियम 235 होता है, जो परमाणु बम्बों के लिए फ्यूजल फ्यूल का काम करता है। जब यूरेनियम 235 एक न्यूट्रॉन को अवशोषित करता है तो ये यूरेनियम 236 में बदल जाता है और फिर ये खुद को लगभग आधे में तोड़ देता है और लगभग 2.4 न्यूट्रॉन्स पर फिजन छोड़ता है। लेकिन जब आप जमीन से यूरेनियम निकालते हैं तो इसका ज़्यादातर हिस्सा यूरेनियम 238 होता है, जो फिजन पैदा नहीं कर सकता। इसलिए परमाणु बम बनाने के लिए वैज्ञानिक यूरेनियम 235 को अलग करने और सेंट्रलाइज करने के लिए मास स्पेक्ट्रोमीटर का इस्तेमाल करते थे, जिससे ये पता चला कि यूरेनियम 235 हायर कॉन्सेंट्रेशन वाला यूरेनियम है। हालांकि एक और ऑप्शन भी था। 1941 की शुरुआत में एक नए एलिमेंट की खोज की गई थी, जब एक न्यूट्रॉन को यूरेनियम 238 के न्यूक्लियाई से तोड़ा गया था। यूरेनियम 239 अनस्टेबल होता है, इसलिए नेपच्यूनियम में डिके कर गया, जिससे फिर प्लूटोनियम बनाया गया। असल में कुल मिलाकर इस कहानी के लिए 3 चीज़ें मायने रखती हैं। पहला यह है कि प्लूटोनियम 239 परमाणु बम के लिए एक बेहतरीन ईंधन है। इसका क्रिटिकल मास केवल लगभग 10 किलोग्राम है। दूसरा, यूरेनियम 235 को अलग करने की तुलना में इसे बनाना सस्ता। और तीसरा, यह बंदूक जैसे उपकरण में इस्तेमाल करने के लिए बहुत तेज़ी से प्रतिक्रिया करता था। लेकिन दोस्तों, प्लूटोनियम का भी इस्तेमाल करके बम बनाया जा सकता था। इसका बेसिक सा आधार है कि मटेरियल की डेंसिटी के आधार पर जरूरी क्रिटिकल मास बदलता है। यानी नॉर्मली प्रेशर की कंडीशन में 6 किलोग्राम प्लूटोनियम 239 में विस्फोट नहीं होगा, लेकिन अगर इसे कंप्रेस करते हैं तो परमाणु एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और न्यूट्रॉन के न्यूक्लियस से टकराने की संभावना बढ़ जाती है। दोस्तों, समझ रहे हैं? यानी डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी क्रिटिकल मास उतना ही कम होगा। इसलिए अगर प्लूटोनियम की एक गेंद के चारों ओर एक्सप्लोजिव लगाया जाए तो इसे न्यूक्लियर चेन रिएक्शन शुरू करने के लिए ज़रूरी कंप्रेशन पैदा कर सकते हैं, और इम्प्लोजन बॉम्ब का पूरा सीक्रेट यही था। दोस्तों, क्रिटिकल मास को कम करने के लिए या कहें धोखा देने के लिए कुछ तरीके हैं, जैसे गोले को एक मटेरियल से घेरते हैं जो न्यूट्रॉन को रिफ्लेक्ट कर सके, जिससे चेन रिएक्शन शुरू करने के लिए ज़रूरी परमाणु ईंधन की मात्रा बढ़ती चली जाए, जो कि एक न्यूट्रॉन स्रोत भी हो सकता है, कुछ ऐसा जो रिएक्शन शुरू कर सके। पहले बम के लिए वैज्ञानिकों ने यूरचिन नाम का एक उपकरण बनाया था, जो कि एक छोटी गोली की तरह था, जिसका वजन केवल 7 ग्राम था। इसे बम के सेंटर में रखा गया था। यूरचिन वेलेरियम और पोलोनियम से बना था, जिसे निकल और सोने की परत से अलग किया गया था। प्लान यह था कि जब विस्फोटकों में विस्फोट होगा तो शॉक वेव्स वेलेरियम और पोलोनियम को एक साथ मिला देंगी और फिर पोलोनियम के अल्फा कण वेलेरियम से न्यूट्रॉन की बाढ़ जारी कर देंगे, जिससे न्यूक्लियर चेन रिएक्शन शुरू हो जाएगा। इससे पहले कभी परमाणु बम नहीं बनाया गया था। साल 1945 तक ओपेनहाइमर और लॉस अलामोस के बाकी वैज्ञानिकों को तेजी से काम करने की जरूरत, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रूमैन पोट्सडैम कॉन्फ्रेंस की शुरुआत से पहले हथियार का टेस्ट करना चाहते थे। दोस्तों, असल में पोट्सडैम कॉन्फ्रेंस में ट्रूमैन, चर्चिल और स्टालिन युद्ध के बाद की योजना बनाने के लिए एक साथ आने वाले थे। सम्मेलन 17 जुलाई को शुरू होने वाला था। बम के लिए सब कुछ तैयार होने की सबसे पहली तारीख सिर्फ एक दिन पहले थी, तो इसी दिन इसका टेस्ट होना था, जिसका कोड नेम था ट्रिनिटी। मात्र एक रात पहले
ओपनहाइमर बहुत घबराए और परेशान थे क्योंकि ऐसी बहुत सी चीजें थीं जो गलत हो सकती थी। ऊपर से वास्तविक प्लूटोनियम कोर के बिना विस्फोटकों का आखिरी परीक्षण विफल हो चुका था। खुद को शांत करने के लिए उन्होंने पवित्र हिंदू कविता भगवत गीता से एक श्लोक पढ़ना शुरू किया। उन्होंने वास्तव में गीता का मूल संस्कृत से खुद ट्रांसलेट किया था। युद्ध में, जंगलों में, पहाड़ों की चट्टानों पर, गहरे गहरे समुद्रों में, नींद में भालों और तीरों के बीच, भ्रम में, शर्म की गहराइयों में मनुष्य द्वारा पहले किए गए अच्छे कर्म उनकी रक्षा करते हैं। शायद बम के काम न करने के विचार से भी ज्यादा भयानक ये था कि यह बहुत अच्छी तरह से काम करेगा। 1942 के आसपास ओपनहाइमर ने आर्थर कॉम्पटन के साथ इस भयानक संभावना पर चर्चा की थी कि क्या न्यूक्लियर टेस्ट से दुनिया खत्म हो सकती है। असल में परेशानी ये थी कि कहीं परमाणु बम तापमान को इतना गर्म ना कर दे कि सब कुछ खत्म हो जाए, क्योंकि वायुमंडल के एक छोटे से हिस्से 20 लाख में से केवल एक ही हिस्से में हाइड्रोजन गैस होती है। लेकिन चिंता की बात यह थी कि इतने ऊंचे तापमान और दबाव पर हाइड्रोजन एक साथ मिलकर एनर्जी छोड़ने लगे और ये एनर्जी और ज्यादा हाइड्रोजन को फ्यूज कर देगी और ये फ्यूज वाटर वेपर से हाइड्रोजन को भी तोड़ सकता है, जिससे वो भी इसी से जुड़ जाएगा और इससे और भी ज्यादा एनर्जी निकलने लगेगी और ये लगातार रिएक्शन बढ़ता चला जाएगा। लास्ट में पृथ्वी का पूरा वायुमंडल एक बड़ा जाइंट फ्यूजन बॉम्ब बन जाएगा। 1959 में ओपनहाइमर के साथ अपनी बातचीत को याद करते हुए कॉम्पटन ने कहा, ना ही ये सब कुछ था जिसका ओपनहाइमर को डर था। हवा में नाइट्रोजन भी अनस्टेबल है, वो भी बहुत कम मात्रा में। हो सकता है कि वायुमंडल में किसी परमाणु विस्फोटक में से ये सब कुछ शुरू ना हो। इसलिए ज़्यादातर वैज्ञानिकों को तुरंत एहसास हुआ कि इसके होने के चांसेस बहुत कम हैं और वे इस परियोजना पर आगे बढ़े। इसलिए किसी ने भी इस विचार को सीरियसली नहीं लिया। ट्रिनिटी टेस्ट सुबह 4 बजे किया जाना था, लेकिन तूफान के कारण इसमें देरी हुई तो लगभग 5:29 और 21 सेकंड पर गैजेट दुनिया का पहला परमाणु बम विस्फोट हुआ। हाई एक्सप्लोजिव्स ने प्लूटोनियम के मूल भाग को अंदर की ओर निचोड़ दिया। शॉक वेव्स ने वेलेरियम और पोलोनियम को मिला दिया, जिससे न्यूट्रॉन की बाढ़ आ गई। साथ ही आर्चिन ने काम किया, इसने छलांग लगाकर परमाणु प्रतिक्रिया शुरू कर दी और अब इसे रोकने का कोई भी रास्ता नहीं बचा था। केवल 6 किलोग्राम प्लूटोनियम ने एक विस्फोट किया जो लगभग 25,000 टन TNT के बराबर था। न्यू मैक्सिको के पहाड़ दिन के मुकाबले ज्यादा चमक रहे थे। भूकंप का झटका 160 किलोमीटर दूर तक महसूस किया गया था। मशरूम का बादल आसमान में 12 किलोमीटर तक ऊपर उठ रहा था। इसने इतनी गर्मी पैदा की कि रेगिस्तान की रेत पिघलकर कांच में बदल गई, जिससे अब ट्रिनिटाइट के नाम से जाना जाता है। 6 अगस्त 1945 को बोइंग B-29 फ्लाइंग फोर्स ने 64 किलोग्राम यूरेनियम के साथ एक बंदूक की तरह का परमाणु बम गिराया, जिसका नाम था लिटिल बॉय। नाइट्रोसेल्यूलोज ने यूरेनियम 235 के स्लैंग को एक साथ धकेलते हुए एक्टिव किया, जिससे यह अपने जरूरी क्रिटिकल मास पर गिर गया। 15,000 टन TNT के बराबर के विस्फोट से लगभग 70,000 लोग मारे गए थे और अगले महीने में दूसरे 70,000 लोग जलने और रेडिएशन पॉइजनिंग से मारे जाएंगे। 9 अगस्त 1945 में यानी 3 दिन बाद नागासाकी पर फैटमैन नाम का बम गिराया गया। इसमें अंदाजन 80,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। President Truman just announced the first ever use of a new secret weapon, an atomic bomb of unparalleled strength. The bomb was deployed 16 hours ago and engulfed Hiroshima in a mushroom of fire. Japanese officials have confirmed the immediate loss of over 78,000 lives following the blast, with the total number of casualties now exceeding 130,000. President Truman has called for Japan to surrender or expect a rain of ruin from the air, the like of which has never been seen on this earth. युद्ध के बाद ओपनहाइमर एक नेशनल हीरो बन चुके थे। उनका पोर्ट्रेट टाइम मैगजीन के कवर पर था। 1947 में वो प्रिंसटन में इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी के डायरेक्टर बने। साथ ही जनरल एडवाइजर कमेटी के चेयरमैन भी बन गए, जहां वे परमाणु हथियारों से जुड़े मुद्दों पर सलाहकार बने थे। उन्होंने वहां अपनी पोजीशन का इस्तेमाल हथियारों पर कंट्रोल के लिए और बहस करने के लिए किया था। तभी अगस्त 1949 में सोवियत संघ ने अपने पहले परमाणु हथियार का टेस्ट किया। और अमेरिकी सेना ने तुरंत फैसला लिया कि कार्रवाई का सबसे अच्छा तरीका ज्यादा शक्तिशाली बम विकसित करना है, हाइड्रोजन बम, जिसे द सुपर के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन ओपनहाइमर नैतिक आधार पर द सुपर के विकास के खिलाफ थे और उन्हें चिंता थी कि इससे हथियारों की होड़ शुरू हो जाएगी। हर कोई ऐसे विनाशकारी हथियार बनाएंगे। लेकिन ट्रूमैन एडमिनिस्ट्रेशन ने कोशिश जारी रखी और 3 साल बाद आईवी माइक ने मार्शल आइलैंड में पहले हाइड्रोजन बॉम्ब का टेस्ट किया। इस हाइड्रोजन बॉम्ब की एनर्जी एक्सप्लोजन 10.4 मेगाटन TNT थी, जो कि ट्रिनिटी टेस्ट से 4 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। हाइड्रोजन बॉम्ब वास्तव में एक 3 बम होते हैं।
एक फिजन बॉम्ब, एक फ्यूजन बॉम्ब और एक एक्सप्लोजिव बॉम्ब। एक्सप्लोजिव बॉम्ब फ्यूजन रिएक्शन को ट्रिगर करता है, जिससे तापमान और दबाव इतना बढ़ जाता है कि ड्यूटेरियम और ट्रिटियम एक साथ जुड़ जाते हैं, जिससे भारी मात्रा में एनर्जी निकलती है। 1931 में सोवियत संघ ने जार बॉम्बा का टेस्ट किया था, जो अब तक का सबसे शक्तिशाली विस्फोट था। यह आईवी मैक से 5 गुना ज्यादा और ट्रिनिटी से लगभग 2000 गुना ज्यादा शक्तिशाली था। इस तरह की हथियारों की होड़ बिल्कुल वही थी जिसकी आशंका ओपनहाइमर ने कुछ हद तक हाइड्रोजन बॉम्ब के प्रति अपने विरोध के कारण जताई थी, और परमाणु हथियारों की दौड़ को रोकने के उनके आह्वान के कारण ओपनहाइमर पर अनिवार्य रूप से उनकी सुरक्षा मंजूरी को रद्द करने के लिए मुकदमा चलाया गया था। जब वो मैनहट्टन प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहे थे तब उन पर निगरानी रखी जाती थी, लेकिन उनके जाने के बाद वो निगरानी बंद नहीं हुई, बल्कि कई बार ट्रैप्स तो इलीगल और वारंट रहित थी। ओपनहाइमर से कम्युनिस्ट पार्टी के साथ उनके संबंधों के बारे में पूछताछ की गई, जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य जीन टेंटलॉक के साथ उनके संबंध भी शामिल थे। जब वो लॉस अलामोस लैब की लीडरशिप कर रहे थे तो उन पर राजद्रोही और जासूसी का आरोप लगाया गया था। खैर, दिसंबर 1953 में ओपनहाइमर की सुरक्षा मंजूरी निलंबित कर दी गई थी। उनका नाम चारों तरफ उछाला जा रहा था, बल्कि उनकी सुरक्षा सुनवाई अंतरराष्ट्रीय समाचार कर रहा था। 1964 में जर्मन नाटककार हेयमन किकफर्ड ने ओपनहाइमर के जीवन के बारे में एक नाटक लिखा। ओपनहाइमर को इस स्क्रिप्ट की एक प्रति भी भेजी गई थी और उन्हें इससे काफी नफरत भी हुई थी। उन्होंने मुकदमा करने की भी धमकी दी थी। उन्होंने विशेष रूप से आखिरी सीन को नापसंद किया था, जिसमें ओपनहाइमर कैरेक्टर को अपने काम की बुराई का एहसास होता है। I think that it probably was assumed, it certainly was always assumed at Los Alamos, that if the war were not over and not clearly to be brought to a conclusion by diplomatic means, this weapon would play a part. At the time, the alternative, the campaign of invasion, was certainly much more terrible for everyone concerned. I think that Hiroshima was far more costly in life and suffering and inhumane than it needed to have been an effective argument for ending the war. This is easy to say after the fact. 1965 में उनसे परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने के लिए सोवियत संघ के साथ बातचीत की हालिया प्रस्ताव के बारे में पूछा गया था, तो उन्होंने कहा था कि यह ट्रिनिटी के अगले दिन क्यों नहीं किया गया। बाद में उसी साल उन्हें गले की बीमारी का पता चला, यानी उन्हें कैंसर था। आजीवन धूम्रपान करने की वजह से उन्हें कैंसर हो गया था और 18 फरवरी 1967 को 62 साल की उम्र में उनकी डेथ हो गई थी। दोस्तों, विज्ञान और टेक्नोलॉजी ने इंसानों को दुनिया को बेहतर या बदतर बनाने की जबरदस्त शक्ति दी है, और न्यूक्लियर वॉर ही एकमात्र ऐसी चीज़ नहीं है जिसके बारे में हमें चिंता करनी चाहिए। इंसान क्लाइमेट को भी इस कदर नुकसान पहुंचा रहा है जो बाद में हमारे लिए ठीक करना इम्पॉसिबल हो जाएगी। इसकी जानकारी के लिए आप इस वाली वीडियो को ज़रूर देखें, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।